नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, आज से कांग्रेस की कलश यात्रा शुरू हुई है। भागवत कथा प्रदेश सरकार करवा रही है। 7 दिन तक इसका आयोजन होगा। प्रदेश की देवस्थान विभाग के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह भागवत कथा महाशिवरात्रि के दिन यानी 1 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। 7 मार्च को समापन पर प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम है। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा की शुरुआत होगी। उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भागवत कथा की शुरुआत वाले दिन कलश यात्रा में शामिल हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कलश यात्रा की। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो क्या कुछ जो है भागवत कथा का कार्यक्रम का शुरुआत बहुत शुभ दिन है जी। शिवरात्रि का दिन है, भागवत जी का आयोजन हो रहा है जी। और बहुत खुशी की बात है कि देवस्थान विभाग के सौजन्य से हो रहा है। हमारे साथ हमारी देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत जी भी हैं। मैं उनको आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए हवामहल विधानसभा क्षेत्र को चुना। श्री बलदेव मंदिर परशुराम द्वारा वहां भागवत का आयोजन हो रहा है। जयपुर की जनता पूरी तरीके से आज धर्म के रंग में रंगी हुई है। जयपुर एक धर्मपरायण शहर है। कोई इसको अपरा काशी कहता है, कोई छोटी काशी कहता है और सारे धर्मों के लोग, सारे समाजों के लोग पूरी तरीके से धर्मपरायण हैं। मैं जयपुर की जनता को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और जयपुर के, राजस्थान के, देश के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। वही मैम, आप केसरिया रंग में आज रंगी हुई है। भागवत कथा का जो इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जयपुर में पहली बार ये आयोजन देवस्थान विभाग करने जा रहा है, तो क्या कुछ आप दर्शकों को कहना चाहिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, जो देवी देवताओं का मुझे मंत्रालय दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस जहाँ ईश्वर विराजमान है वो हर मंदिर चमके और हर मंदिर ऐसा आलीशान हो कि सब लोग वहाँ पर जाएं और देखें। और दर्शनीय स्थल है। जयपुर एक देवों की नगरी मानी जाती है। तो मैंने चुना, हमारे मंत्री महोदय का विधानसभा क्षेत्र है, तो मैंने कहा कि यहाँ कर लेते हैं अपन। तो बोले ठीक है, बिल्कुल ये धर्म का काम है, आप करिए। भागवत कथा को लेकर मैं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस भागवत कथा के लिए जयपुर को चुना। और मैं सभी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और सब इसका हिस्सा बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार बजट पेश किया है सभी वर्गों के लिए, आप महिलाओं के चेहरे पे खुशी देख सकते हो। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ रही है जयपुर से। महिमा, क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं पिंक सिटी में? और देखिए ये हमारे बीच में जी सर, देखिए अब जो है पांडाल में एंट्री हो चुकी है। शकुंतला रावत, मंत्री शकुंतला रावत जो है अब पांडाल में प्रवेश कर चुकी है। और वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे भारी तादाद में भीड़ है और महिलाएं केसरिया रंग में हमें नजर आ रही है। और जी सर, सभी हमारे अतिथिगण ज्योति खंडेलवाल जी मैम हमारे बीच में पधारती हैं। महेश श्री कैलाश जी हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत। भूपेंद्र मीना जी स्थानीय पार्षद, महिमा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? गया है उसकी जगह पर और अब से आयोजन जो है। जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। महिमा, तो यानी कलश अब स्थापित करने के लिए वहां पंडाल में तस्वीरों के जरिए हम तो यही देख पा रहे हैं कि कलश की स्थापना होने जा रही है अब। जी सर, कलश की स्थापना होने जा रही है। पांडाल में प्रवेश कर चुके हैं मंत्री महोदय। मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंच चुकी है और मंत्री महेश जोशी भी जो है पांडाल में प्रवेश कर चुके हैं और कलश की जो है स्थापना की जा रही है। कलश यात्रा अब हो चुकी है और वही अब जो है कलश रखने जा रहे हैं। बिल्कुल महिमा, इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कलश यात्रा निकाली गई और इस दौरान भारी संख्या में जो लोग हैं वो नजर आए। मंत्री शकुंतला रावत और मंत्री महेश जोशी हैं। इसके अलावा और कौन कौन से दिग्गज लोग जो हैं वो इसमें शामिल हुए महिमा? जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो मौजूद है। चलिए ठीक है महिमा, आप बनी रहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए।
मरुधरा में कांग्रेस चली सॉफ्ट हिंदुत्व की राह। देवस्थान विभाग का भागवत कथा का आयोजन। भागवत कथा से पहले कलश यात्रा। कांग्रेस राज में पहली बार सरकारी स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को भी आमंत्रण। कितनी भागवत करा लें, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा लें, उनके पाप धुलने वाले नहीं है। भागवत कथा के जरिए सियासी नैरेटिव बदलने की कोशिश। हिंदू वोटर्स को मैसेज देने की कवायद। भगवान की कृपा रहे जयपुर पे, पूरे प्रदेश पे, पूरे देश पे, और हम सब लोग उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करें। तुष्टीकरण के आरोपों पर कांग्रेस का जवाब। हर वर्ग की महिलाएं इसमें आई हैं और हर वर्ग में उत्साह है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं। सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी को मात देने की तैयारी। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कर रहा है। महाशिवरात्रि के साथ इसकी शुरुआत हो रही है और कलश यात्रा में मंत्री शकुंतला रावत, महेश जोशी शामिल हुए। अब प्रदेश में इस आयोजन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष की ओर से हमले हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर। और चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह शेखावत जी, कांग्रेस नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूं। विक्रम जी, अचानक भागवत कथा का आयोजन। देवस्थान विभाग, आपको अच्छे से जानकारी है कि धर्म और धर्म से संबंधित कार्यों के लिए ही बना गया। जो पूरे प्रदेश में, देश में इस तरह का जो आयोजन है, पाठ पूजा है, मंदिरों की देखभाल, सार संभाल का काम करता है। तो ये कोई अचानक से हुआ ऐसा कुछ आयोजन नहीं है। और होता क्या है, मीडिया में और विपक्षी दलों को एक बात करने का, चर्चा करने का मुद्दा बन जाता है। कांग्रेस के कोई नेता आयोजन करे तो भी तकलीफ है और नहीं करे तो भी तकलीफ है। तो अगर इस तरह का आयोजन हो रहा है तो ये जनता के लिए और जनता का आयोजन है, कांग्रेस के बैनर तले तो हो नहीं रहा है। सरकारी देवस्थान है, देवस्थान विभाग का काम है धर्म और धर्म से संबंधित आयोजन करना। तो ये कोई नई और अनोखी पहल नहीं है। इसमें हर काम में राजनीति और धर्म को राजनीति से जोड़ के उस एंगल से देखना मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत नहीं। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा कि भले ही कितने भी आयोजन कर लें, जो पाप किया है वो धुलेगा नहीं। बीजेपी के प्रतिनिधि जुड़ते हैं तो हम ये भी जानेंगे कि कौन से पाप की वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं। हाँ, उनके नजरिए में वो जो करते हैं वो तो सारे धर्म के काम है, पुण्य के काम है, और कांग्रेस की जो सरकारें करती हैं वो पाप के काम है। आप देखिए उनका जो एक भाषा का जो प्रयोग है, क्या इस तरह से होना चाहिए? बिल्कुल असामाजिक और असंसदीय भाषा है इस तरह का। किसी भी धर्म के बारे में अगर आप जो पार्टी धर्म की ठेकेदार बनती है और वो इस तरह के आयोजन को, इस तरह का पाप धोने का, ये इस तरह के शब्द उपयोग करती है, तो एक प्रदेशाध्यक्ष जी आजकल पता नहीं किस तरह से उनकी शब्दावली हो गई है। बजट में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर किस तरह से असंसदीय टिप्पणी की, असामाजिक टिप्पणी है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए पूरे समाज से। वही भाषा आप देखिए, एक धर्म के आयोजन के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना बिल्कुल ही कतई ठीक नहीं है। क्या उनको ये शोभा देता है इस तरह की बातें करना? आलोचना करना तो विपक्ष का काम है, लेकिन ये
धर्म के आयोजन की भी आलोचना करेंगे, नहीं करे तो भी आलोचना करेंगे, करता है तो भी आलोचना करेंगे। तो सिर्फ क्या विपक्षी पार्टियों का धर्म और कर्म क्या यही बचा है? तो सिर्फ आलोचना करना किसी भी मुद्दे को लेकर। चलिए, इसका जवाब मैं मनीष जी से भी ले लेता हूं। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मनीष जी, सवाल भागवत कथा का अगर आयोजन हो रहा है तो उस पर भी सवाल क्यों उठ जाते हैं और बीजेपी उस पर क्यों सवाल उठा देती है? सवाल यही है, आपने निवेदन किया कि कौन से पाप करे हैं, तो कोरोना काल में आपने देखा 3 मंत्रियों की छुट्टी हुई है भ्रष्टाचार के कारण, और जो इनके डोटासरा जी है उनकी बहू आरएएस बन गई है, 85 नंबर दिए हैं, वो सब एक बात है। 30,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए में सरकार ने खरीद के पाप किया है, कोरोना के धन का अपव्यय किया है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उन तीनों मंत्रियों को हटाना पड़ा इनको, उसके बावजूद भी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। नाथी का बाड़ा बनाया है, किस तरह से रीट में पेपर हुए हैं, 5-5 करोड़ रुपए में सौदे हुए हैं, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम पर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो सब भ्रष्टाचार में चांदी कूटी है। वो भ्रष्टाचार को धोने के लिए भले ही उपाय करेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि इन्होंने जिस तरह से नगर निगम का भी सत्यानाश किया है, आपने देखा ना तो एक भी बैठक बुलाई है, बजट सीधा सरकार को भेजा है, इवन बजट की बैठक भी नहीं कर तो सके। उसका इस भागवत कथा से क्या कनेक्शन मनीष जी? उसका इस भागवत कथा से क्या कनेक्शन? मेरा निवेदन सबने यही है कि जो जिस महापौर को यहाँ पर बजट की चर्चा करके और यहाँ शहर के विकास का खाका बनाना था, वो एक बैठक तक नहीं बुला सकती है। ठीक है, लगता है मनीष जी, लगता है कुछ सिग्नल में परेशानी आ रही है आपके, वो ठीक करते हैं। दरकांड का पाठ होगा, बाकी और भी चीजें होंगी। अगर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित होता है तो क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? महेश जी, देखिए, जिस तरह से मतलब जो आयोजन किए जा रहे हैं, ये जो आयोजन है और जिस विभाग के द्वारा किए जा रहा है, पहले तो ये सरकार के देवस्थान विभाग, ये सरकार कोई भी हो चाहे भी है, तो देवस्थान विभाग की जो है सिर्फ मंदिरों की देखरेख रख रखाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो जिस धर्म से जुड़े हुए जितने भी जो हमारे मजहब है वगैरह सब जो भी हैं, इन सब के अवसर विशेष पर कार्यक्रमों के आयोजन का कार्य दायित्व भी बनता है, जो एक लंबे अरसे से नहीं होता था। अब सरकार ये अगर ये करती है या विभाग अब इस पहल पे अगर गौर कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देवस्थान विभाग की अपना मतलब महत्व है। इनके आय के स्रोत भी मंदिरों से जुड़े हुए हैं, तो मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात होती है या जितने भी मतलब तीर्थ स्थल है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, उनके रख रखाव की, उनके देखभाल की जब राज्य सरकार पे जिम्मेदारी है, तो वो इनके जरिए आम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन महेश जी, इसमें सवाल इस चीज को लेके उठाए जाते हैं, टाइमिंग को, क्योंकि कहा यह जाता है सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सवाल इसी वजह से उठते हैं कि आखिर यह समय क्यों चुना गया? देखिए, जहां तक सवाल है कि हर जो भी सत्तारूढ़ जो दल हो या कोई भी दल हो, अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने आने वाले चुनाव की तैयारी करता है, और उसमें ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम किस तरह से आपसे जुड़े हैं। तो ये सारी जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना शुरू की, तो कर्मचारी वर्ग को अपने साथ में लिया, किसानों के बारे में जो कृषि बजट के बारे में किए तो किसानों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की है। इसी तरह से और दूसरे बिजली के जैसे 50 यूनिट जो बिजली दी है वो उससे मतलब क्या कहता है आम जनता। तो क्या अब ये कार्यक्रम आयोजित करके सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ रही? इसमें कोई बात नहीं। देखिए, आप ये जहां तक बात समझ, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ने की बात ये है कि केंद्र सरकार में अब तक जो 2 बार जो भाजपा केंद्र में आई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हर दल को आज सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। और जैसे अब विक्रम जी, ठीक है महेश जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। विक्रम जी, क्या यही कारण है कि अचानक से इतना बड़ा आयोजन
क्योंकि शायद इससे पहले इतना बड़ा आयोजन कभी देखा नहीं गया। लेकिन क्या कांग्रेस धीरे धीरे, कांग्रेस भी ये देख रही है कि बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ी है पिछले 10-12 सालों में, तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस मुड़ रही है? असहमत हूं। देखिए, ये कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आपने देखा होगा कि वहां कोई कांग्रेस के बैनर तले या कांग्रेस पार्टी के बैनर में नहीं हो रहा है। देवस्थान विभाग का काम है धर्म और धर्म के से संबंधित कार्य करना, और एक महिला मंत्री जो अभी बनी है वो अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण इस तरह का आयोजन करवा रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है और इसकी आलोचना और राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी जिसने धर्म का ठेका ले रखा है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। राजनीतिक, अभी आप कह रहे हैं कि राजनीतिक उपयोग, अभी तो चुनाव यहाँ राजस्थान में करीब 2 साल पड़े हैं, तो इस तरह के आयोजन का चुनाव में लाभ लेने का जो है कोई मंशा नहीं है। नहीं, कई और जगहों पे चुनाव तो हो रहे हैं। माननीय जो मंत्री महोदय हैं, उनका अपना एक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इस तरह की उन्होंने पहल की है, जिस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। डॉक्टर महेश जोशी जी स्वयं लगभग महीने में एक बार वृंदावन की यात्रा करते हैं, तो क्या वो राजनीतिक यात्रा करते हैं? रोजाना गोविंद देव जी के मंदिर पधारते हैं, तो यह कोई राजनीतिक आयोजन है? इस तरह की धार्मिक आस्थाएं अलग चीज है। भाजपा को क्या, उनकी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। उनको हर दूसरा आदमी जो धर्म की बात करेगा उनको लगता है ये दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि वो खुद वो उपयोग नहीं करते हैं, वो तो राजनीति का दुरुपयोग करते हैं राजनीति के लिए। आपने देखा होगा कि आज यूपी चुनाव में भी किस तरह धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांटने की कोशिश की, आपने देखा होगा। नहीं तो वहां जिस तरीके से बीजेपी हार्ड हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही है, क्या आप भी यहां से मैसेज वहां देने की तो कोशिश नहीं है? बिल्कुल नहीं करेंगे साहब। कोई चुनाव है क्या? अभी रिसेंटली कोई चुनाव नहीं है राजस्थान में, तो उपचुनाव भी नहीं है, पंचायत चुनाव भी नहीं है, निगम चुनाव भी नहीं है। अब देखिए, ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मैसेज तो पूरे देश में जाएगा। आपने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया तो पूरे देश में मैसेज गया। भाजपा को डर लग रहा है कि ये डर क्यों नहीं? तो ठीक है मनीष जी, क्या वाकई में डर लग रहा है? क्योंकि अभी तक आपको यह लग रहा था कि आपके लिए बिल्कुल वॉकओवर है, आप सीधे चले जा रहे थे, लेकिन अब अगर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती है तो फिर कहीं उसकी छटपटाहट तो नहीं बीजेपी में? नहीं, मैं तो सबने कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पक्षधर है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जो भी कुछ होता है वो हमारी ताकत है। हम भारत को भी एक इकाई मानते हैं। तो भारत का आराध्य मानने में कांग्रेस को दिक्कत थी, भाजपा को थोड़ी है। ये पहले कहते थे मंदिर के विरोधी रहे, इन्होंने वहां पे खिजूर खाए, टोपियां पहनी, तब इस तरह का आरोप के लिए बात की। यहाँ पर भी आप राजीव गांधी जी ने पहल करके अयोध्या का ताला खुलवाया, और उसके बाद में आपने राजनीति शुरू की है, क्योंकि आपको लगा कि हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आपने अपने कर्म की पालन करनी चाहिए। इनको डिस्कस करना चाहिए, इनको सफाई करानी चाहिए। जिन लोगों के वोट लेके इन्होंने अपना वोट बनाया बेईमानी से, उन लोगों के प्रति भी उत्तर दे है। यहाँ पर ये डांस करके कलश बातें रख के बच नहीं सकते हैं, ये कहना चाहता हूं। नहीं तो क्या यही परेशानी तो बीजेपी की नहीं है? यही परेशानी तो बीजेपी की नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर पहले दिखी नहीं, अब बीजेपी के लिए ये तस्वीरें चुनौती पैदा कर रही हैं। 4000 गंदी गलियों को सफाई करने का ठेका नहीं हुआ, गंदी गलियां सड़ रही है और जनता त्राहिमाम कर रही है। एक यहाँ पर सीवर जेटिंग मशीन नहीं है। इस मिनिस्टर अगर यहाँ पर आए हैं, अगर यहाँ पे जलदाय मंत्री चुनाव जीते हैं, अगर वो यहाँ विधायक है, तो उनको उसकी चिंता करनी चाहिए। ये जो भगवान के नाम पे बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। इसलिए इनको अपना कर्तव्य पहले पालन करना चाहिए, और हमने इसलिए निवेदन किया है। तो जो प्रॉपर्टी कनेक्शन है, वहां पे मकानों की सीम आ रही है, लोगों के मकान की नींव में पानी जा रहा है, उसकी चिंता करनी चाहिए। ठीक है मनीष जी, अब एक और चीज देखिए, अब ये जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, इसमें न्योता बीजेपी को भी दिया गया है, बीजेपी के नेताओं को भी न्योता मिला है, तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैंने कहा हर भागवत कथा में सुखदेव उपस्थित रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का मन तो भागवत कथा
नहीं, यहाँ पे अभी जो सरकार की तरफ से आयोजन हो रहा है उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? पार्टी के लोग सर पे कलश रख के नाच रहे हैं तो अपने दायित्व से बच नहीं पाएंगे। इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज इनको बताना पड़ेगा कि जल महल में सीवर का पानी क्यों आता है। इनको बताना पड़ेगा कि जयसिंहपुरा खोर के लिए अभी तक पानी के निकास की व्यवस्था क्यों नहीं है। ये उससे बच नहीं सकते महेश जोशी जी। और मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि दायित्वों को जागृत करना अलग बात है, लेकिन दायित्वों का निर्वहन उससे बड़ी बात है। और ये ठीक है, अब एक मिनट महेश जी के पास मैं अब जा रहा हूं। महेश जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से हमने देखा कि हजारों की तादाद में कलश यात्रा जो निकली उसमें लोग शामिल हुए, दो मंत्री महेश जोशी और शकुंतला रावत दोनों किस तरीके से कलश लेकर आगे बढ़ते नजर आए, क्या ये तस्वीरें जो हैं वो बीजेपी के लिए चुनौती बनने वाली हैं? ये आयोजन बीजेपी के लिए चुनौती बनने वाला है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से ये है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो कर रहे हैं, पहले कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है कि तुष्टीकरण के, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना चेहरा बताया कि नहीं, हमारा हिंदुत्व, हम हिंदुत्व में भी विश्वास करते हैं, हिंदुओं को के भी उतनी तवज्जो देते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक बात बताइए कि देश, जब यूपी के जो चुनाव हुए उससे पहले राम मंदिर के बारे में, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मामले में, अब कृष्ण जन्मभूमि की भी बारे में बातें हो रही है। तो इन चीजों को जब बीजेपी इन मुद्दों को उठा रही है, इनके लेकर के चुनाव में उतर रही है, तो फिर उसकी देखा देखी में दूसरे दलों के नेता भी वही रास्ता अपना रहे हैं। और इसमें खासकर ये है कि ये जो कांग्रेस है, इन्होंने 2000 जो पहले गुजरात के चुनाव से ही शुरुआत कर दी थी और उस दौरान ही इन्होंने ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक सहारा लिया था। और इसमें गहलोत साहब की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उस समय वो गुजरात के प्रभारी थे और उस दौरान ये इस नीति को अपनाया गया था। और ये इस क्रम में राजस्थान में भी इस विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए पूरे देश में आप पड़ता हुआ देखते हैं कि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे देश में? बिल्कुल निश्चित। अशोक गहलोत की सरकार जिस तरह से एक के बाद एक फैसले ली जा रही है, क्योंकि ये तो टारगेट सामने है कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान में। ये एक अपने आप में एक बड़ी है। और साथ साथ ही जो फैसले, नीतिगत जो फैसले लिए हैं, जैसे पेंशन का ले लीजिए, पुरानी पेंशन पद्धति प्रणाली का ले लीजिए, या मतलब किसानों के बारे में, और दूसरे मतलब क्या होता है, जो भी जितने भी रोजगार देने के, शहरी रोजगार में मनरेगा का जिस तरह से वो उन्होंने आगे जो एक के बाद एक मिसालें पेश की है, कार्यक्रम और नीतियां बनाने की जो की है, और निःशुल्क दवा योजना का शुरू किया है, चिरंजीव योजना का भी उन्होंने तो महेश जी, एक छोटा सा जवाब और भी आप दे पाए, क्योंकि कई आर्टिकल्स और मैंने पढ़े और कई विशेषज्ञों की राय भी मैंने सुने, तो उसमें यह भी था कि हो सकता है कि अगर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती है तो कुछ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो छिटक सकते हैं कांग्रेस से। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब जहां तक कांग्रेस की जो अभी तक का जो भी काम करने का जो तरीका हुआ है, वो भले ही मतलब क्या कहते हैं, पहले एक ऐसा महसूस होता था आम जनता में कि कांग्रेस हमेशा मतलब क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों की और उनका रुझान है, लेकिन वो छिटकने की जो बात है वो नहीं, के वो उनको भी साथ लेके चल रही है। क्योंकि आप ये देखिए, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि वो सबको साथ लेकर के बढ़ रही है। ठीक है, अब विक्रम जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पे जो आरोप लगते रहे कि तुष्टीकरण की कांग्रेस राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसे धोने की भी एक कोशिश है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल नहीं है। ये तुष्टीकरण का जो आरोप है, ये भाजपा द्वारा क्रिएट किया जाए 25-30 साल के अंदर ये किया। जब से इन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है, तो कांग्रेस पर इन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आप शुरू से लेके, स्वतंत्रता से लेके अब तक आप देखिए, कांग्रेस ने सभी सर्वधर्म समभाव, इवन
सिखिज्म और आपके क्रिश्चियनिटी, सारे धर्मों को साथ लेकर चलिए, सभी धर्मों को सम्मान देते हुए और कांग्रेस आगे बढ़ी है। ये बिल्कुल गलत आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का, तो ये बिल्कुल इनके द्वारा गढ़ा गया शब्द है। आप देखेंगे कि हमेशा आगे भी कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी, सभी धर्मों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ेगी। इनको तकलीफ ये है कि क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण करके आपने देखा होगा कि योगी जी ने किस तरह से एक मुख्यमंत्री होते हुए और 80-20 की बात की थी क्या, और इनके छोटे छुट भैया नेताओं की तो आप बात ही थोड़ी, सारे दिन इसी धार्मिक उन्माद में लगे रहते हैं। तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि एक पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे चलती है और ये उन दूसरे धर्मों को अपमानित करते हुए उनको तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, गलत है। ठीक है। और जो वास्तव में इस कुल मिलाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हिमायती हैं, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो आपको यदा काम करने देखिए कहां से मंदिर चाहिए और आपके अपने मुस्लिम वोटों को आप ये लोकतांत्रिक देश है, मुस्लिम वोटों के कारण से आप इनसे बचते हो, आप ही उस समय तक बात करते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हर व्यक्ति के अपने अधिकार के लिए सुरक्षा करने की बात कर रही है और हमारा गंदगी से निजात अधिकार है जनता का। तो आपको ये सीवर लाइन को ठीक करना पड़ेगा, आपको गंदगी को ठीक करना पड़ेगा, सरकार को, प्रशासन को। वो तो करो मत और यहाँ पे कलश लेके माथे में घूमो और खुलेआम एक सांप्रदायिक ये बर्दाश्त करेगा कोई भी? ठीक है मनीष जी, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ी और उसके बाद जैसा अभी आपने विक्रम जी को भी सुना, वो उनका साफ कहना है कि हम सभी को साथ लेकर के बढ़ने वाले हैं, और जिस बयान का जिक्र भी विक्रम जी ने कर दिया कि 80 और 20 की, अगर 80-20 की ऐसी कोई बातें होती हैं तो वो चुनौतियां पेश करेंगी बीजेपी के सामने। देखिए महेश जी, इसका जवाब मैं मनीष जी से ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्योंकि ये पाखंड है और जो राजनीतिक पाखंड है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, ना तो भगवान की दृष्टि में होती है ना आवाम की दृष्टि में होती है। दोनों जगह पर हमारे माननीय सतीश पूनिया जी ने कहा है कि जो अपने पापों से बचने के लिए किस तरह से बेरोजगारों के साथ इन्होंने अत्याचार करे हैं, किस तरह से महिलाओं की अस्मिता यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है पूरे देश में। किस तरह से क्रूएलिटी बढ़ी है, लूट की घटनाएं बढ़ी है, आम जनता सुरक्षित नहीं है और सरकार का इकबाल कम हुआ है। और ऐसी दशा में ठीक है, मनीष जी का लगता है सिग्नल का कोई इशू आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब महेश जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से बात अगर हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की हो रही है, होती रहेगी, और इसमें नहीं लगता है कि कभी ब्रेक लगने वाला है कि इसमें बहस इस पे रुकेगी, तो इसका असर कितना, अगर कांग्रेस इस तरीके के आयोजन करती है तो बीजेपी के लिए वो कितना चुनौतीपूर्ण है, और बीजेपी अगर 80-20 को लेकर के हार्ड हिंदुत्व की तरफ और आगे बढ़ती है तब वो कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, जहां तक सवाल है कि मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस का जिस तरह से वापिस से सत्ता में आने की कोशिश हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए वो चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के चले, चाहे किसी भी जितने भी मुद्दों को लेकर चल रही है, उसका टारगेट ये कि हम सत्ता तक वापस, चूंकि आप ये मान के चलिए कि देश भर में जिस तरह से कांग्रेस का जो सत्ता से दूर होती गई है, लेकिन ये वापस से कमबैक के लिए इनको नीति अपनानी पड़ती है। चुनावी ये रणनीति है, रणनीति में सब साम दाम दंड भेद जितने भी होते हैं सबको अपनाना भी जरूरी हो गया है। अब चूंकि सत्ता तक पहुंचने में भाजपा ने हार्ड हिंदुत्व का सहारा लिया, चाहे वो राम मंदिर रथ यात्रा हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे या काशी विश्वनाथ का मंदिर का मामला हो, चाहे ये कृष्ण जन्मभूमि का, ये सब चीजें जब हम देखते हैं कि इसका जनता से बीजेपी पहुंची है, तो जो अभी तक विपक्ष जो भाजपा जब विपक्ष में थी तो वो हमेशा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा रही है। तो उस दाग को क्या है, उस आरोप से मुक्ति पाने के लिए भी इस तरह के सभी वर्गों को साथ लेने का ये मैसेज देना चाहती है।
और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवस्थान की भूमिका सिर्फ क्या मंदिरों के रख रखाव किराए वसूली नहीं, लेकिन महेश जी, इस तरीके के आयोजन क्या 2023 का रास्ता प्रशस्त करते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए ये सब चीजें कर रही है। देखिए आप ये भी एक जो है ये इस तरह के आयोजन वगैरह है, इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और ये भी मान के चलिएगा कि जिस तरह से देश भर में धर्म के आधार पर जो राजनीति ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे कहीं न कहीं रोकने का प्रयास भी। चलिए, बिल्कुल। तो अब देखना अहम होगा कि इन आयोजनों का दूरगामी परिणाम क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत हुई है कलश यात्रा के साथ। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।